हे एवरीवन, सो आप सबका वेलकम है पार्ट 2 ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। तो हमने पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए थे, जो हमने पार्ट 1 में कवर किए थे, और कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, वो हम पार्ट 2 में कवर अप करेंगे, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का लेवल वही सेम रहेगा, इजी टू मॉडरेट लेवल, जो कि एमफेट का लेवल है, ठीक है। और चलो फिर शुरू करते हैं। और हाँ, इसे सीयूईटी के बच्चे भी कर सकते हो, और साथ साथ में एमएससी वालों भी कर सकते हो, ठीक है। उनके लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो, द सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ, बताइए। सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स किससे बनी होती है? डीएनए से, आरएनए एंड प्रोटीन से, प्रोटीन्स का फोल्ड से, या लिपिड से? यस, मैं आपको टाइम दूंगी, जैसे मैं पहले भी आपको देती थी, ठीक है। आराम से, अगर आपने ऑलरेडी चैप्टर्स को कर रखा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप साइड में पेज पे कर सकते हो इसे पहले, देन मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर बता रही हूँ, आप पे देख लेना। और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। यस, द आंसर इज प्रोटीन्स का फोल्ड, ठीक है। प्रोटीन्स का फोल्ड से ये बनी होती है कौन? सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और डीएनए से तो क्रोमोसोम्स बने होते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स तो बनता नहीं है, जैसे कि रॉन्ग ऑप्शंस में था। आरएनए का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है किसी भी क्रोमोसोम वगैरह में, और लिपिड तो एब्सेंट रहती है वहां पे। तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन था। बहुत बेसिक सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन मियोसिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर्स ड्यू टू, बताइए। मियोसिस में पूछ रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ होती है? रैंडम सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड के टाइम पे, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ होमोलोगस एट मेटाफेज 1, क्रॉसिंग ओवर इन पैचिटीन, और डीएनए रेप्लिकेशन एरर्स? यस, yes, the right answer is random arrangement of homologous at metaphase 1, ठीक है। मेटाफेज 1 में अलाइनमेंट होती है, सबको पता है ना। जब मेटाफेज में अलाइनमेंट होती है, सो क्या होता है कि एक रैंडम अरेंजमेंट हो जाती है जब होमोलोगस क्रोमोसोम की मेटाफेज पे, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आराम से हो सकती है। उसके ओरिएंटेशन से आप देख सकते हो, ठीक है। और क्रोमेटिड तो बाद में होते हैं, है ना। क्रोमेटिड कब सेपरेट होते हैं? जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन इंक्रीज करती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करती है क्रॉसिंग ओवर, तो वो अलग चीज हो गई। वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। रेप्लिकेशन अगर हो रही है तो वो म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है। रेप्लिकेशन एरर अगर हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई रेप्लिकेशन में, तो म्यूटेशन हो जाएगी, ठीक है। कोई असॉर्टमेंट वगैरह नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम्स एट, बताइए। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स पे कहाँ पे अटैच होती है? टेलोमियर में, सेंट्रोमियर में, काइनेटोकोर में, या न्यूक्लियोलस में? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए। यस, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर इज द राइट आंसर, ठीक है। टीलोमियर कहाँ पे होता है क्रोमोसोम के? बेटा टीलोमियर एंड्स पे होते हैं, ठीक है ना। क्रोमोसोम के एंड पे होते हैं, और वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एंड सेंट्रोमियर होल्ड का काम करते हैं, होल्ड करते हैं किसको? क्रोमैटिड्स को। और न्यूक्लियोलस तो प्रोड्यूस करती है आरआरएनए को। तो रॉन्ग ऑप्शंस भी जो बाकी थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे, ठीक है, काइनेटोकोर से। तो ये आपका काइनेटोकोर इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38th क्वेश्चन। इन मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग, बताइए। एनाफेज 1, एनाफेज 2, मेटाफेज 1, और प्रोफेज 1? मेटाफेज में तो यार अलाइन हो रहे होते हैं, है ना। एंड प्रोफेज 1 में वो उनकी पेयरिंग हो रही होती है बेसिकली। बताओ, एनाफेज 2 लगाओ या एनाफेज 1? यस, द राइट आंसर इज एनाफेज 1। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे एनाफेज 2 में और एनाफेज 1 में। तो मैं बता दूं, एनाफेज 1 में, क्योंकि क्वेश्चन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पूछा था, इसीलिए हमने एनाफेज 1 को करेक्ट करा। एनाफेज 2 क्यों नहीं? क्योंकि एनाफेज 2 में क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। और जैसे कि मैंने मेटाफेज और प्रोफेज के बारे में बताया, देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29th क्वेश्चन। द प्रोसेस बाय विच प्रोग्राम सेल डेथ अकर्स इज कॉल्ड, बताइए। एपोटोसिस कहते हैं उसे, नेक्रोसिस कहते हैं, ऑटोलाइसिस कहते हैं, या सेंसिस कहते हैं? सेल डेथ, सेल की डेथ होती है ना, वही पूछ रहा। क्या कहते हैं उसे? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब सेल की डेथ हो रही होती है? बताइए। एपोटोसिस, नेक्रोसिस, ऑटोलाइसिस, या सेंसिस?
सेंसेस तो सबसे पहले हटा देना चाहिए आपको। कितनी बार मैंने बाकी जो चैप्टर्स करवाए थे उसमें भी सेंसेस आए थे, है ना? वो एजिंग होती है, ठीक है? मैं आपको अगर बता दूँ अगर नहीं पता है, सेंसेस इज़ एजिंग, ठीक है? तो वो तो इसका आंसर हुए नहीं। इन तीनों में से बताइए। यस, यस द राइट आंसर इज़ ए एपोप्टोसिस, ठीक है? एपोप्टोसिस आपका करेक्ट आंसर है। इसे कहते हैं हम इस प्रोसेस को हम सेल डेथ के प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस क्या होती है? जब एक्सीडेंटल डेथ हो गई, ठीक है? सेल की वो हो गई। एंड ऑटोलाइसिस मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ, लाइसिस मीन्स डाइजेशन। सेल्फ डाइजेशन हो रही है बाय एंजाइम्स, सो हम उसे ऑटोलाइसिस कहते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, 30th क्वेश्चन, विच फेज ऑफ meiosis वन इज डिवाइडेड इनटू सब स्टेजेस? meiosis वन में बहुत सारे सब स्टेजेस भी रहते हैं, है ना? वो कौन से फेज में रहते हैं सब स्टेजेस, मुझे ये जानना है। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है सबसे पहले। तो आप बताओ क्या है वो? प्रोफेज वन है, मेटाफेज वन है, एनाफेज वन है और टीलोफेज वन है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा आई थिंक। यस द करेक्ट आंसर इज प्रोफेज वन। प्रोफेज वन में ही देखो पैचिटीन होती है, डिप्लोटीन होती है, डाइकाइनेसिस होती है, जाइगोटीन होती है, लेप्टोटीन होती है, ठीक है? और बाकी मेटाफेज में तो सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट हो रही है। एनाफेज में तो सेपरेशन हो रही है और टीलोफेज में क्या हो रही है? रिफॉर्म हो रही है न्यूक्लियर, ठीक है? न्यूक्लियाई रिफॉर्म हो रही है मेम्ब्रेन। तो वो चीज अलग हो गई टीलोफेज। कहाँ पे सारे फेजेस आते हैं, कितने सब स्टेजेस हैं? प्रोफेज लॉन्गेस्ट है, क्यों है? क्योंकि उसके बहुत सारे स्टेजेस हैं, सब स्टेजेस हैं, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के कंपैरिजन में, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 31, द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स डबल्स इन विच फेज? डबल किस में हो रहे होते हैं? मींस अगर डबल हो रहे हैं डीएनए तो सिंपल सा मतलब है रेप्लिकेशन हो रही है ना? रेप्लिकेशन होगी तभी तो डीएनए मॉलिक्यूल डबल हो रहे हैं। तो बताइए कौन से फेज में डबल हो रहे हैं, कौन से फेज में रेप्लिकेशन हो रही है बाय द वे? जी1 फेज, एस फेज, जी2 फेज और एम फेज? यस द करेक्ट आंसर इज एस फेज, ठीक है? बहुत इजी सा और बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल एनफेट लेवल के ही क्वेश्चन है। आप देख रहे होगे कितने बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनों से ये लिए गए हैं क्वेश्चंस। हाँ, एस फेज ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन अगर होती है तो मतलब कि डीएनए का कंटेंट भी डबल होगा। कोई कॉपी बन रही है तो ऑफ कोर्स उसकी कंटेंट क्या हो रही है? डबल हो रही है ना? और जीवन का क्या है? जीवन फेज क्या है? ग्रोथ का फेज है। जी2 फेज क्या है? प्रेपरेशन का फेज है, ठीक है? प्रेपरेशन हो रही है फॉर माइटोसिस के लिए। और एम फेज का तो डिवीजन ही है, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, पॉज करके आप ध्यान से पढ़ भी लेना। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी पूरी नोट्स की सारी चीजें चाहिए, और भी जो चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं और मैं जो डालने वाली हूँ, सारी पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन की, दोबारा प्रैक्टिस करिए, तो वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी डले हुए हैं। आप जाकर वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाकर के आप उसे डाउनलोड कर लेना और हाँ उसकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 क्वेश्चन, मियोसिस प्रोड्यूसेस गैमेट दैट आर? फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं? सिंपल सा ये पूछा है इसने, ठीक है? उसको थोड़ा सा मियोसिस वगैरह डाल रखा है, तो मियोसिस डाल रखा है मीन्स मियोसिस हाफ हो रहे होते हैं। मैं ये बता दूं, मियोसिस में एंड में क्या हो रहा था? रिडक्शन, रिडक्शन प्रोसेस हो रही होती है, हाफ हो रहे होते हैं क्रोमोसोम के नंबर। तो बताइए क्या होंगे गैमेट? मैंने आपको हिंट तो दे ही दिया अच्छा सा। यस द करेक्ट आंसर इज बी, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड इज द करेक्ट आंसर। मियोसिस क्या करती है? क्रोमोसोम नंबर को हाफ करने का काम करती है। तो मियोसिस पूछा था, है ना? और गैमेट तो सबको पता है ना, हैप्लॉइड होते हैं बायोलॉजी में। कितनी बार हैप्लॉइड हैप्लॉइड गैमेट गैमेट कितनी बार रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है। तो गैमेट क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और जाइगोट क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं ना। फर्टिलाइजेशन फ्यूज होती है, फिर देन जाइगोट फॉर्म एंड दैट वाज डिप्लॉइड, वो, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन, द स्पिंडल apparatus इंश्योर? स्पिंडल apparatus क्या इंश्योर करती है? साइटोकाइनेसिस इंश्योर करती है कि हाँ साइटोकाइनेसिस होनी है, इक्वल सिग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स करनी है, या डीएनए रेप्लिकेशन करनी है, या सिनेप्सिस करनी है? इसलिए स्पिंडल फाइबर अटैच होती है ना आके क्रोमोसोम से। तो बताइए क्या करने की कोशिश करती है वो? साइटोकाइनेसिस, इक्वल सिग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए रेप्लिकेशन और सिनेप्सिस? यस द करेक्ट आंसर इज यस बी इज द करेक्ट आंसर। इक्वल सिग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहे होते हैं वहां पे। होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो रहे होते हैं ना, इक्वल पार्ट में हो रहे होते हैं, वो भी बिल्कुल बीच से एकदम हट रहे होते हैं। तो स्पिंडल अपरेटस क्या कर रही होती है? खींच रही होती है अपनी तरफ दोनों को,
आधे आधे हो रहे होते हैं, तो यही है, ठीक है। इक्वल सिग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप अच्छे से इसको पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फेज इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज? रेस्टिंग फेज किसे कह रहे होते हैं? ये बताओ। एस फेज तो यहाँ से अभी प्रीवियस हमने क्वेश्चंस में देखा है, एस फेज इज अ रेप्लिकेशन टाइम। तो रेप्लिकेशन हो रही है तो मीन्स वो रेस्टिंग फेज तो नहीं है, आराम करने का कोई जगह तो है नहीं एस फेज, है ना, सेल के लिए। तो बताओ सेल साइकिल में क्या G2 फेज हो गई, G1 फेज हो गई या G0 फेज हो गई? G1 एंड G2 तो अभी देखा। G1 फेज में क्या हो रहा था? आपका ग्रोथ का टाइम था, ग्रोथिंग फेज थी वो। G2 फेज क्या थी? प्रेपरेशन फेज थी फॉर माइटोसिस। क्या बचा? यस, राइट आंसर इज ए, G0 फेज। G0 फेज में ही आपका क्या होता है? बिल्कुल ही रेस्टिंग फेज हो रही होती है। वहां पे कोई भी ग्रोथ, कोई भी रेप्लिकेशन या कोई भी प्रेपरेशन किसी के लिए नहीं हो रही होती है। हाँ, मेटाबॉलिकली वो एक्टिव होते हैं, बट वो कोई भी काम वहां पर नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको रॉन्ग ऑप्शंस के बता दिए हैं पहले, आप यहाँ पे पॉज करके फिर से उसे दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 35। विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन प्लांट सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन? प्लांट सेल में क्या एब्सेंट होती है? कौन सा स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है प्लांट सेल में ड्यूरिंग सेल डिवीजन? बताइए। स्पिंडल फाइबर एब्सेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं या क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं? यस, द करेक्ट आंसर इज बी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ठीक है, प्लांट सेल में। स्पिंडल्स होते हैं बट सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिडक्शन डिवीजन इज अनदर नेम फॉर वेरी 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 इजी और बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल एनफेट लेवल का। एनफेट के एग्जाम में मियोसिस से माइटोसिस से क्वेश्चन आए हुए थे, और देखो इस स्लाइड्स में भी कितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस से हैं, ठीक है। तो बताओ क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन क्या हो रही होती है? क्रोमोसोम नंबर हाफ किस में हो रहे होते हैं? यस, मियोसिस वन में क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, डीएनए रिपेयर और क्रोमोसोम डबलिंग। बताइए। म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, डीएनए रिपेयर और क्रोमोसोम की डबलिंग हो रही होती है। क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा होता है? जब क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है तो पहले तो वो उनके क्या हो रहे हैं? सेगमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या कोई कॉपी हो रही होती है? या कॉपी में कोई प्रॉब्लम आ गई, रेप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कोई म्यूटेशन हो गई, रैंडम कुछ हो गया तो म्यूटेशन हो गई? म्यूटेशन तो होगी नहीं। डीएनए रिपेयर, डीएनए रिपेयर तो कुछ बिल्कुल ही अलग हो गया। डीएनए कब से रिपेयर होने लगा क्रॉसिंग ओवर से? अगर कोई क्रॉसिंग ओवर हो रही है क्रोमोसोम्स के बीच में तो क्या डीएनए का कोई मतलब है, कोई रोल है क्या उसमें? नहीं। क्रोमोसोम की डबलिंग हो रही है। क्रोमोसोम की डबलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कब होती है ये मुझे बताइए। क्रोमोसोम की डबलिंग कब होती है? जब कि आपका रेप्लिकेशन हो रहा होता है ना। जब रेप्लिकेशन हो रही होती है, डीएनए का कंटेंट डबल हो रहा होता है, ये हो रहा होता है। तो ये बताओ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या नहीं है? क्या है? बताओ। यस, द करेक्ट आंसर इज बी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, देखो जैसा मैंने आपको बोला यहाँ पे ऑलरेडी देखो लिखा भी हुआ है। इनके क्या हो रहे होते हैं? एक्सचेंज हो रहे होते हैं सेगमेंट्स। तो जब सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं तो वेरिएशन भी तो आएगी, है ना। वेरिएशन आएगी तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रही है तभी तो वेरिएशन आ रही है। उनके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं तभी तो एक वेरिएशन आ रही है, ठीक है। और म्यूटेशन तो रैंडम, अभी जैसे बताया रैंडम चेंज हो गई। और कोई डबलिंग तो यहाँ हो नहीं रही है, कोई क्रॉसिंग, बस क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे में, पूरा थोड़ी ना वो डबल हो जा रहे हैं अलग से कुछ। तो वो तो बिल्कुल ही हटिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, 38th क्वेश्चन। इन meiosis 2 the events are similar to mitosis, meiosis 1, G2 phase और prophase 1। बताइए। इन meiosis 2 पूछा है, सिमिलर होते हैं किससे? meiosis 2 किससे सिमिलर होते हैं? यस, माइटोसिस से सिमिलर होते हैं, ठीक है। माइटोसिस से सिमिलर होते हैं मियोसिस टू, ठीक है। बिल्कुल इक्वेशनल होती हैं जैसे कि माइटोसिस करती है, मियोसिस क्या करती है?
मियोसिस करती है मैम रिडक्शन, है ना? मियोसिस 1 कर रही होती है रिडक्शन, बट माइटोसिस में तो कोई रिडक्शन तो नहीं होती है ना? इक्वेशनल होती है बिल्कुल, अगर इतना इसको तो इतना इसको, ऐसा टाइप का ही एक बिल्कुल इक्वेशनल हो रही होती है। मियोसिस जैसा एकदम हाफ-हाफ तो नहीं कर रहे होते हैं, है ना? तो ये चीज़ है आपका आंसर। माइटोसिस से मियोसिस 2 जो है सिमिलर है, क्योंकि जैसा मियोसिस 2 में हो रहा होता है इक्विजेशनल, वैसा ही सेम माइटोसिस में भी हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39th क्वेश्चन। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच ही पूछ रहा है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच की नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना? तो बताओ, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, चिस्मा और टीलोमियर, बताइए। Yes, the correct answer is चेस्मा। चेस्मा इज द करेक्ट आंसर। फिजिकल साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है, वो से हम चेस्मा कहेंगे। सेंट्रोमियर क्या करती है? ज्वाइन करती है क्रोमेटिड को। होमोलोगस क्रोमोसोम को कोई ज्वाइनिंग का कोई काम नहीं होता है सेंट्रोमियर का। काइनेटोकोर सबको पता है, स्पिंडल फाइबर जहाँ अटैच होते हैं। और टीलोमियर क्या है? क्रोमोसोम की एंड पर कैप, प्रोटेक्शन, है ना, वो चीजें। चलो, क्वेश्चन 14। एट द एंड ऑफ मियोसिस अ डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूसेस। मियोसिस हो रही है, एक डिप्लॉयड सेल क्या बनाएगा? दो डिप्लॉयड सेल बनाएगा, चार हैप्लॉयड सेल बनाएगा, दो हैप्लॉयड सेल बनाएगा, या चार डिप्लॉयड सेल बनाएगा? ये तो बहुत ही बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है, मियोसिस का पूछ रहा है। बताइए, मियोसिस के एंड में आपका क्या बनेगा? कितने बनेंगे, कितने सेल बनेंगे? या हैप्लॉयड होंगे या डिप्लॉयड होंगे? मियोसिस में पता है मैम हैप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं ना। जब हैप्लॉयड बनते हैं लास्ट में, अभी हमने पहले भी क्वेश्चंस में देखा है ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड इससे, तो हैप्लॉयड होंगे। कितने, दो बनेंगे या चार बनेंगे? मैम चार बनेंगे, ठीक है, चार हैप्लॉयड सेल बनेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द स्टेज ऑफ माइटोसिस वेयर क्रोमोसोम डीकंडेंसेस। डीकंडेंस कहाँ हो रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंडेंसेशन अलग होगी, डीकंडेंस, डीकंडेंस मतलब फिर से कंडेंस हो रहे हैं, फिर से। बताइए, प्रोफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, या मेटाफेज में? मेटाफेज में मैम क्या हो रही है? अलाइंग होते हैं मैम। देन एनाफेज में क्या हो रहे होते हैं? मैम सेपरेशन हो रही होती है। और प्रोफेज में क्या हो रहे होते हैं? बताइए, प्रोफेज और टीलोफेज। यस, टीलो टीलोफेज में फिर से वो चीजें नहीं होती हैं, सारी न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर इनवलॉप, जो मेम्ब्रेन, सारी चीजें फिर से रिफॉर्म नहीं हो रही होती हैं? हो रही होती हैं, है ना? क्या हो गया? डीकंडेंस हो गए। टीलोफेज में डीकंडेंस हो रहे हैं क्रोमोसोम, ठीक है, फिर से। प्रोफेज में क्या है? कंडेंसेशन हो रही है। फर्स्ट टाइम प्रोफेज होता है ना, फेज, कंडेंसेशन हुई, देन अलाइनमेंट, सेपरेशन, एंड देन क्या हुआ फिर? लास्ट में क्या आया? टीलोफेज आया। टीलोफेज में क्या हुई? डीकंडेंस फिर से हो रहे हैं, जो खुल गए थे, जो वो हो गए थे, अब वो फिर से वो डीकंडेंस होने लगे हैं, ठीक है। 42 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फेज इज ऑल्सो कॉल्ड द डिसीजन पॉइंट फॉर सेल डिवीजन। बताइए, कौन सा फेज है जो डिसीजन पॉइंट? डिसीजन पॉइंट मतलब कि अब मुझे क्या साइकिल पूरी करनी है या मुझे पीछे मुड़ चले जाना है, ये डिसीजन लेना है उसको, उस फेज को ये डिसीजन लेना है कि क्या मुझे सेल साइकिल कंटिन्यू करनी है, आगे के फेजेस में जाना है, या फिर मैं पीछे चला जाऊं, शांति से बैठ जाऊं। यस, द करेक्ट आंसर इज जीवन फेस। जीवन फेस ही वो फेस होता है जिसे हम डिसीजन पॉइंट कहते हैं उसे। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम वहां पे ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि या तो हम G2 फेज, S फेज, M फेज में जाकर पूरी रेप्लिकेशन अपनी, जो अपनी डिवीजन है सेल साइकिल की, वो पूरी करें, या तो हम G0 फेज में एक एग्जिट ले लें, है ना, एंटर कर जाए जी नॉट फेज में और आराम से बैठे रहे, वहीं पे आराम कर रहे हो, कोई ग्रोथिंग नहीं, कोई प्रेपरेशन नहीं, कोई रेप्लिकेशन नहीं, कोई अलाइनमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, बस जी नॉट फेज में जाके बैठ जाए। तो जीवन फेज में ही हम ऐसा कर सकते हैं, G2 फेज में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन फेज से आप G2 फेज को चले गए, मीन्स आप आगे की कंटिन्यू करना चाहते हैं, और G2 फेज में हम प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, तो फिर वहां पे हम ऐसा कोई एग्जिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑर्गेनिज्म इज माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। In which organism is mitosis called equational division? बताइए, diploid organism only, haploid organism only, both haploid and diploid, or prokaryotics only, prokaryotes only? बताइए। Yes, the correct answer is C, both haploid and diploid, ठीक है। का कौन सा ऑप्शन हुआ?
सी बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Meiosis maintains the chromosome number across generation by। Meiosis मेंटेन करती है क्रोमोसोम नंबर्स को, ये सबको पता है। हाँ जी, करती है। क्या करके? क्या करके करती है Meiosis? क्या होती है Meiosis में, यही पूछ रहा है। डबल करती है डीएनए कंटेंट को, इंक्रीज करती है क्रॉसिंग ओवर को, रिड्यूसिंग क्रोमोसोम नंबर टू हाफ करती है, या प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल सेल्स करती है। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। रिड्यूसिंग क्रोमोसोम नंबर टू हाफ करती है, ये सबको पता है। इससे कितने सारे क्वेश्चन देखो आप मियोसिस से और माइटोसिस से मैंने करवा दिया आपको अच्छे तरीके से, कि हर टाइप के हर तरीके के क्वेश्चंस आपको मियोसिस और माइटोसिस से क्लियर हो जाए। ठीक है, आप इसको पॉज करके आप इसे फिर से देख सकते हो, फिर वही बातें हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं। चलो 45th क्वेश्चन पे आ गए हम। द अटैचमेंट पॉइंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ऑन क्रोमोसोम इज सेंट्रोमियर, टीलोमियर, काइनेटोकोर और क्रोमैटिड। अटैचमेंट पॉइंट क्या है स्पिंडल फाइबर की क्रोमोसोम्स पे? यस, सी इज द करेक्ट आंसर, काइनेटोकोर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच फेज ऑफ मियोसिस डज सिनेप्सिस अकर? सिनेप्सिस कहाँ पे हो रही होती है? लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैचिटीन में और डिप्लोटीन में। लेप्टोटीन में या जाइगोटीन में? यस, पैचिटीन में या डिप्लोटीन में, बताइए जल्दी से। यस, द करेक्ट आंसर इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में सिनेप्सिस होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 47। द डिवीजन विच लीड्स टू ग्रोथ एंड रिपेयर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज। यस, द करेक्ट आंसर इज माइटोसिस। यस, माइटोसिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 48th क्वेश्चन। एट विच स्टेज डू होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट बट सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन टुगेदर? सिस्टर क्रोमैटिड, ऐसा क्वेश्चन हमने करा है, हमने देखा है सिस्टर क्रोमैटिड वाला क्वेश्चन, है ना? ऐसा ही क्वेश्चन देखा है। एनाफेज 1 होगा या एनाफेज 2 होगा? इन दोनों में से बता दो, क्योंकि सबको अभी तक तो याद हो गए होंगे कि टीलोफेज 1 और मेटाफेज 1 में क्या हो रहे होते हैं। मेटाफेज में अलाइंग हो रहे होते हैं और टीलोफेज में क्या हो रहे होते हैं? रिफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, यस, द एनाफेज 1 इज द करेक्ट आंसर। एनाफेज 1 में हो रहे होते हैं आपके होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट बट सिस्टर क्रोमैटिड रहते हैं, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट होना है किसमें? एनाफेज 2 में। यस, लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम। क्वेश्चन 49। द प्रोटीन दैट डिग्रेड्स कोहेसिन ड्यूरिंग एनाफेज इज कंडेंसिन, सेपरेज, ट्यूबुलिन और एक्टिन। यस, द करेक्ट आंसर इज सेपरेज। सेपरेज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इज। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है? मेंटेन्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स और रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर तो मियोसिस में होती है, मियोसिस 1 में, है ना? और गैमेट कब फॉर्म हो रहे होते हैं? तब तो याद होना चाहिए ना, कितनी बार मियोसिस माइटोसिस का क्वेश्चन करा है। यस, गैमेट कहाँ से किससे फॉर्म होते हैं? मियोसिस से फॉर्म होते हैं। जेनेटिक वेरिएबिलिटी बताइए, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कब आती है? वो भी तो मियोसिस से ही आती है ना, तो सारे मियोसिस के हैं, मतलब मेंटेन्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ए, मेंटेन्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के पूरे टोटल 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, पूरे अटेम्प्ट। ठीक है, और सारी चीजें बिल्कुल अप्रोप्रिएट हुई हैं, मतलब जैसी की जैसी एनसीईआरटी लाइन में लिखी हुई हैं सारे क्वेश्चन चीजें। ठीक है, सारे क्वेश्चंस उसी में से लिए गए हैं, बिल्कुल जो भी लेवल था वो एनफेड का लेवल था, आप सबने देखा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को मैप किया गया है। आप इसे दोबारा पढ़ करके रिवीजन करके जितनी भी चीजें आप में मैंने करवाई हैं अभी, आप बाद में भी कर सकते हो, बिल्कुल टोटली फ्री रहने वाली हैं चीजें। ठीक है, वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल रही हूँ, सारी चीजें टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दी गई हैं, आप वहां पे जाकर देख लो। ठीक है, वहां पे से क्वेश्चन आप डाउनलोड करके बाद में भी प्रैक्टिस कर लेना। और हाँ, जो पीडीएफ रहने वाली है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की, वो उसकी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है के क्वेश्चंस है वो एक साथ ही है। ठीक है, मैंने एक साथ ही पीडीएफ में डाल दिए हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है,
और बाकी आपको 50-50 सारे क्वेश्चंस हैं। अराउंड आपके अगर सारे चैप्टर्स की मैं देखूँ क्वेश्चंस करने पे आपके 1000 प्लस क्वेश्चंस जाएँगे, ठीक है? 50-50 अगर आप सबके डेली करोगे क्वेश्चंस को तो बहुत यूज़फुल रहने वाला है एनफेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय-बाय।